तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो 2015 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं और उसमें जितनी भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं वो सारे इस वीडियो के अंतर्गत मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन पूरे के पूरे पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उन सब का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो अपने को ये पता रहेगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इसके साथ में ये भी पता रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें 121 पेपर है जो अब तक करवाए गए हैं, उनका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। पूरी की पूरी राजस्थान जीके हैं, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी और उसके साथ में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं। तो अपन करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा अभी नहीं करेंगे, उसके अलावा जितने भी अपने जो चारों सब्जेक्ट हैं राजस्थान जीके की उन सबको करने वाले हैं। तो दोस्तों, लगभग 5000 के लगभग क्वेश्चन है, उसमें से लगभग अपन 500,000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हटा देते हैं तो 4000 क्वेश्चन बचते हैं अपने पास। तो आप सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहना और कहीं भी स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसका सोल्यूशन मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 2023 के जो क्वेश्चन मतलब पेपर पूछे गए हैं उन सब के सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले अपन पहला पेपर स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे रीट लेवल सेकंड का कक्षा 6 से 8 वाला, जो 2022 की भर्ती थी और इसका जो एग्ज़ाम था वह 1 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया गया था। तो यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ही करंट उसका जो कल्चर है हमारा वहाँ से दुर्गों से आया है। तो पहला क्वेश्चन है गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है। तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं कि बूंदी में तो तारागढ़ है, कोटा में कोटा दुर्ग है और बारा में शेरगढ़ दुर्ग है। तो गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 है पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो कभी भी आपको चित्रशैली में इस क्वेश्चन आ जाए और पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जा रही हो तो एक ही आंसर होगा बूंदी चित्रशैली। जी हाँ दोस्तों, चित्रशैली में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जाता है कि पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली में देखने को मिलता है, तो बूंदी चित्रशैली में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन पर, कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद बाड़मेर ज़िले में स्थित नहीं है। इसने पूछा है बाड़मेर में स्थित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, मंगला है, भाग्यम है, घोटारू है और ऐश्वर्या है। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार गलत होता है इस कारण से, क्योंकि तेल के कुएँ और ये जो पेट्रोलियम उत्पाद स्थल ना वो याद नहीं होते। तो इसका आंसर है घोटारू। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो मंगला है, भाग्यम है और ऐश्वर्या है, ये तीनों के तीनों ही कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर ज़िले में स्थित है, लेकिन घोटारू बाड़मेर ज़िले में स्थित नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताते रहना जो भी आपको आंसर आता है या फिर आपको जिसमें डाउट हो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे होते हैं, अपने गांव में बरामदे होते हैं, गैलरी बोला जाता है कई जगह, तो भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदों को क्या कहा जाता है। तो भीलों के लिए पूछा जा रहा है और बरामदे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस आंसर का जवाब दीजिए। बोलावा कहा जाता है, डहलिया कहा जाता है, कू कहा जाता है या फिर पाल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कू तो भीलों के घरों को कहा जाता है, घरों के समूह को पाल कहा जाता है और बोलावा ऐसा कोई शब्द है नहीं। तो इसका आंसर आता है डहलिया। डहलिया क्या कहा जाता है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदा होता था उसको डहलिया कहा जाता है। तो ये हमारा जनजाति से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से ज़िले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। देखो, एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो महिला साक्षरता, देखो ऐसे पढ़ना चाहिए इसको, साक्षरता के अंदर महिला साक्षरता और महिला साक्षरता में भी एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा सिरोही। जी हाँ दोस्तों, सिरोही की जो एसटी महिला साक्षरता है वो सबसे कम है। तो ये जनसंख्या वाला चैप्टर आप याद कर लेना एक बार और, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया प्रजामंडल से। तो सबसे पहले तो करौली के जो 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो किसने की थी। तो इसमें से ऑप्शन है जैसे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, ऋषिदत्त मेहता है, स्वामी श्रद्धानंद है और त्रिलोक चंद्र माथुर है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा त्रिलोक चंद्र माथुर। जी हाँ दोस्तों, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आपको पता ही है कि धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ऋषिदत्त मेहता है धौलपुर प्रजामंडल से, तो ठीक है। तो इसका आंसर आएगा त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर कौन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना
करने वाले यानी करौली प्रजामंडल के संस्थापक। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन 7वां क्वेश्चन। लोक नाट्य चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे ही ज़िले का क्वेश्चन आ गया। तो चार वेद जो लोक नाट्य हैं ये हमारे टोंक का स्थित है। कौन से क्षेत्र का है? टोंक का। टोंक में ये चार वेद लोक नाट्य चलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? देखो इसमें दोनों क्वेश्चन पूछता है। कभी तो पूछता है सोनार का किला कहाँ पर स्थित है, फिर पूछ लेता है कि सोनार का किला कौन से पत्थरों से निर्मित है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सोनार का किला है जैसलमेर में। जैसलमेर में सोनार का किला स्थित है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। अगला है मिट्टी से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? झालावाड़ में मिलती है, बाड़मेर में मिलती है, बारां में मिलती है, फिर जयपुर में मिलती है। तो सिरोजम मृदा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जयपुर में मिलती है ये सिरोजम मृदा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार गलत हो जाता है। सिरोजम मृदा के बारे में किसी को पता नहीं रहता है, मतलब रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिरोजम मृदा कौन सी जगह पर मिलती है? जयपुर ज़िले में मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ रखी हुई है? देखो सबसे पहले तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो वो होती है जयबाण। और जयबाण कहाँ रखी हुई है? तो जैसे हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। 10वां क्वेश्चन ऑप्शन है तारागढ़, जूनागढ़, जयगढ़ और अचलगढ़। तो जयबाण कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रेनाइट, नाइस एवं शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से यानी टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लाल पीली मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, इसको याद कर लेना आप। ग्रेनाइट, नाइस व यानी ग्रेनाइट की कुल मिला के ऐसे याद रखो, ग्रेनाइट की चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल पीली मिट्टी बनती है। क्योंकि काली मिट्टी तो किससे बनती है अपने को पता है भाई, जो लावा और ये जो बेसाल्ट की चट्टानें होती है ना, उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और रेतीले वगैरह तो ये मरुस्थलीकरण हो गया। और लाल पीली मिट्टी किससे बनती है? ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट की चट्टानों के विखंडन से बनती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है, चूँकि अपन जानते हैं किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर में। और यहाँ पर क्या है? 5 मंदिर है टोटल, उसमें से सबसे मुख्य है सोमेश्वर मंदिर। तो जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है उसकी मंदिर शैली पूछ रहा है ये भाई, कौन सी मंदिर शैली में बना हुआ है? तो यह है गुज्जर प्रतिहार मंदिर शैली। जी हाँ दोस्तों, किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। दोस्तों अगर आपको किसी भी उत्तर में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट का ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? देखो खनन मतलब खनन से क्वेश्चन आया है ज्योग्राफी से, और खनन का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये गलत होता ही है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है, यानी कौन से खनिज के लिए जानी जाती है झामर कोटड़ा खाने? तो इसका आंसर आ जाएगा रॉक फास्फेट। जी हाँ दोस्तों, इसको याद कर लेना आप कि रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि रॉक फास्फेट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है झामर कोटड़ा। तो झामर कोटड़ा खाने कहाँ पर स्थित हो, किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है? देखो अधिकतर सबको पता ही रहता है इसका, तो भाई ये कभी भी शाही शाही आ जाता है ना, वो अधिकतर किसके हैं? पगड़ियों के नाम होते हैं। ये पहनावे में से क्वेश्चन आया है अपने कल्चर में से। तो ये उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है? पगड़ियों की, राजस्थान पगड़ियों की शैली है, राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? देखो सबसे पहले तो ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी कला, ये आ गया अपना हस्तकला से, इनसे मतलब इनका क्वेश्चन आ गया। तो देखो थेवा कला तो अलग है, प्रतापगढ़ की है। छपाई कला, छपाई की जाती है इसमें। दाबू कला, ये भी एक प्रिंटिंग है। उस्ता कला नाम में छुपा हुआ है, उस्त यानी ऊँट से संबंधित है। तो उस्ता कला का मतलब क्या हो गया? ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? उस्ता कला था। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ठीक है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में
माना जाता है। तो यह आ गया अपना कहाँ से, नस्लों से क्वेश्चन आया है ये, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर आता है ना अपना पशुधन, वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है, यानी कि राजस्थान में कौन सी नस्ल आ गई। देखो थार पारकर नहीं है, ये पाकिस्तान की है। राठी और गिर और मालवी, गिर भी कहाँ की है, गुजरात। मालवी कहाँ की है, मध्य प्रदेश। तो राठी आंसर क्या आएगा, राठी। राठी गाय क्या है, एक मतलब संकर गाय है। इसमें क्या हुआ था कि एक तो अपनी जैसे थार पारकर है और एक साहिवाल है, थार पारकर और साहिवाल के संकर से, और एक रेड सिंधी, इन तीनों के संकर से कौन सी बनाई गई थी, राठी। और ये अपने राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ है ना, उधर पाई जाती है ये। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है आगे जाके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, यानी कि धान यानी चावल की किस्म नहीं है, ऐसी कौन सी किस्म है इनमें से जो राजस्थान में उगाई नहीं जाती है। तो इसका आंसर ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फसलों के क्वेश्चन से आया और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किस्मों का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो अच्छा बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भाई बताओ कौन सी धान की किस्म है जो राजस्थान में उगाई नहीं जाती है। तो इसका आंसर आएगा कौन सी, ज्योति। जी हाँ दोस्तों, आंसर ज्योति होगा। ज्योति चावल की एक किस्म है जो राजस्थान में उगाई नहीं जाती है, जबकि रत्ना, बाला और गोविंद कहाँ पर उगाई जाती है, राजस्थान में उगाई जाती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद में अगले चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस ज़िले में लगता है। तो ये बहुत ही फेमस है, और अभी ये बेणेश्वर धाम मेला भी लगा था, और वहाँ पे हमें अपने जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी वहाँ पर गई थी। तो ये अभी करंट के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बेणेश्वर धाम मेला लगता है डूंगरपुर में, कभी गलत मत कर देना, बांसवाड़ा मत कर देना। इसका आंसर आएगा डूंगरपुर में। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम मेला कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में लगता है, क्योंकि त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम मेला लगता है। तो एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखें तो ये आ जाता है, बेणेश्वर धाम मेला आता है नवा टापरा सावला डूंगरपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अगला आता है, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। दुधवा खारा आंदोलन, तो ये किसान आंदोलन से क्वेश्चन आ गया, और किसान आंदोलन में पूछ रहा है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, यानी कि कौन सी रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ मुझे। तो सबसे अब चलो मैं बता देता हूँ भाई, इसका जो दुधवा खारा किसान आंदोलन था ना, ये था बीकानेर रियासत में। कहाँ पर हुआ था, बीकानेर रियासत में। अलवर का तो अपन, अलवर किसान आंदोलन है ही सही, जयपुर का अपने को पता ही है, जोधपुर का अपने को पता ही है, मारवाड़ किसान आंदोलन था, ये आ जाएगा बीकानेर में। बीकानेर में दुधवा खारा किसान आंदोलन, 4-5 आंदोलन थे बीकानेर रियासत में, तो उसमें से एक है दुधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दुधवा खारा किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। देखो यह है अपने ज्योग्राफी के ऊर्जा वाले चैप्टर से, इसने पूछा पवन ऊर्जा का, कौन सी परियोजना है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो देखो सबसे पहले तो पता है अपने को भाई पश्चिमी राजस्थान से आएगा पवन ऊर्जा है, तो जिले भी इसने 3-4 ऐसे ही दे रखे हैं। तो अब ये थोड़ा सा कठिन बन जाता है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना आप कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर में। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको भाई, जैसलमेर में कौन सी है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, कौन सी, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, संत माओजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है। देखो इस चैप्टर में संत संप्रदाय वाले में ये तो याद रखना ही है भाई, कौन से संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है या कौन जनक है, ये सब तो याद रखना अपने को। तो अपने को पता ही है रामस्नेह संप्रदाय के तो कौन है, रामचरण जी है जो शाहपुरा से मुख्य पीठ है, निरंजनी संप्रदाय के हरि सिंह सांखला है, और ये निष्कलंकी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, संत माओजी है। कौन है, संत माओजी। तो संत माओजी कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई। देखो इसमें जो 1857 की क्रांति, इसमें ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है पॉलिटिकल एजेंट वाला। तो आपको जितनी जैसे 5 या 6 रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, उन सबके पॉलिटिकल एजेंट आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कोटा की जो कोटा रियासत थी उसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसको याद किया था भाई, कोर्ट में क्या लगता है, बटन, तो क्या आ जाएगा, मेजर बटन। तो कोटा की जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बटन था।
ठीक है। और ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ये तो कौन है, एजीजी था उस टाइम पे, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। और इसके अलावा मेजर प्रिचार्ड, ये मतलब कोई नहीं था, पॉलिटिकल एजेंट वगैरह कोई नहीं था, ये तो एक इतिहासकार था, ठीक है। और ये मॉरिसन, एक तो था मॉरिसस और एक था मॉरिसन, एक तो मैकमोसन और एक था मॉरिसन। तो ये मॉरिसन था भरतपुर वाला, आपको ध्यान हो तो भरतपुर में जो ये गुजर और मीना जाति थी वो विद्रोह कर दी थी, और फिर मॉरिसन को वहाँ से हटा करके फिर वहाँ कहाँ भेज दिया गया था, आगरा भेज दिया गया था, ठीक है। और एक होता है मैकमोसन कौन सी रियासत से संबंधित है, जोधपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं अपन। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से संबंधित है, यह आ गया अपना संस्कृति और सभ्यता से, हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर। तो मिनेंडर के सिक्के देखो, कालीबंगा सभ्यता नहीं है, गणेश्वर भी नहीं है, बालातल भी नहीं है, बेराट सभ्यता। तो मिनेंडर के सिक्के कहाँ पर मिले थे, बेराट सभ्यता से। बेराट वर्तमान में कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड जिले में। जी हाँ दोस्तों, नई जीके के अनुसार ये कोटपुतली बहरोड में आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब ये मान लो कि अभी वापस आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। तो ये कुरंजा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है, तो ये एक लोकगीतों के नाम है, और ये किधर के हैं, अपने पश्चिमी राजस्थान के, यानी मरुस्थली जो इलाका है ना पश्चिमी राजस्थान का, ये कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब किसके हैं, राजस्थानी लोकगीतों के नाम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 25। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। अब देखो ये संगमरमर में से पूछ लेता है, संगमरमर कई प्रकार के हैं, सफ़ेद संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, ऐसे मतलब। तो इसने पूछा है कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा, यानी कहाँ से खनन होता है, तो यह आ जाएगा इसका। देखो इसने क्या मस्त पूछा है, कुमारी, मतलब जिले भी नहीं पूछे, कुमारी, केसरिया जी और बाबरमल और डूंगरपुर। तो इसका आंसर आएगा बाबरमल, क्या आएगा, बाबरमल आएगा, ठीक है। तो गुलाबी संगमरमर का खनन कहाँ पर होता है, बाबरमल में इसका खनन होता है, किसका, गुलाबी। तो अपने इसे याद कर सकते हैं इसका भाई, गुलाबी बाबर आजम नहीं है क्या अपना पाकिस्तान वाला, जिम्बाबर जिसको बोलते हैं, तो जिम्बाबर गुलाबी हो गया है, यानी गुस्से में गुलाबी हो जाता है, उसको चिढ़ाते हैं, तो ठीक है, वो 10 रुपये की पेप्सी ऐसे है ना, ठीक है, डायलॉग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 26 है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। तो देखो चिरमी एक मतलब पौधे का नाम है, तो चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है यही पूछ रहा है। तो इसमें आंसर बताना आपको, 4 ऑप्शन आपके पास, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी अधशुक्त, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पूर्वी मैदान। जी हाँ दोस्तों, चिरमी जो पौधा है वो अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलता है, ये मिलता है पूर्वी मैदान में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 है, वागड़ पर्यटन सर्किट कौन सा, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। अब वागड़ में कौन आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बस। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो इसलिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि मेन वागड़ में यही आते हैं। तो वागड़ पर्यटक सर्किट यानी पर्यटन चैप्टर से पूछा गया है, और सर्किट कौन सा है, वागड़ पर्यटन सर्किट। तो ये कौन से में आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 28, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अपने को पता है कि महाराणा कुंभा की जो मालवा के शासक थे, कौन थे जिसके साथ लड़ाई हुई थी, और उसकी जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। तो कौन थे वो, मोहम्मद खिलजी प्रथम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, MK फर्स्ट भी बोला करते हैं, ठीक है। तो मालवा का कौन सा शासक था, महमूद खिलजी फर्स्ट को हराने के बाद महाराणा कुंभा ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंतर्गत कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो अब देखो इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि सीताबाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है कहाँ पर, सीताबाड़ी मेला प्रतापगढ़ में लगता है। अब प्रतापगढ़ में कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति। तो सीधा ही क्वेश्चन हो गया, तो प्रतापगढ़ में कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया। तो सीताबाड़ी मेला मुख्यतः कौन सी जनजाति का लगता है, ये सहरिया जनजाति का लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो जनजाति से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ से, फिर से खनिज से एक और क्वेश्चन आ गया। देखो भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप
कहाँ है ये बताना है। तो ये थोड़ा पढ़ लेना ढंग से। सिंधेश्वर कला कौन सा है? सिंधेश्वर और कला ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए। नाम से पता चल रहा है सीसा, सिंधेश्वर और जस्ता कला, यानी सी याद कर लेना तुम लोग। सिंधेश्वर कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? अब वैसे तो आपको पता ही होगा, जयपुर के जो अपने जो यहाँ के शासक थे और मराठा के बीच में बहुत सालों तक लड़ाई चली थी, कछुआ राजवंश और मराठाओं के बीच में। तो सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था ये पूछ रहा है। तो एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको आता ही होगा। तो सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। आपको याद होगा तो मराठा से जीतने मतलब माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ था। उसमें फिर ईश्वरी सिंह जीत गया था। ईश्वरी सिंह जीतने के बाद में शासक बन गया। शासक बनने के बाद मराठा इसको, यानी कि इस जीत के उपलक्ष्य में तो इसने सरगासुली बनाई थी 7 मंजिल की, ठीक है, एक इमारत बनाई थी, उसका नाम था सरगासुली। फिर क्या हुआ था कि मराठा इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लग गए थे। इसके बाद में इसी सरगासुली से ये लटक करके आत्महत्या इसने कर ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32, भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो ये आ गया अपना ऊर्जा से चैप्टर से। और सोलर प्लांट एक तो आया था अपना पवन ऊर्जा का, ये आ गया सोलर ऊर्जा का। तो भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जोधपुर। कौन सा आएगा? जोधपुर। भड़ला सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भड़ला सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंगलाल ठाकुर राजस्थान के किस ज़िले से हैं? तो ये देखो अब करंट के क्वेश्चन आ गए कुछ, तो ये करंट के क्वेश्चनों को अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये करंट के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है ये 31, 39। इसके बाद में हाँ ये आ गया अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, चार चौमा चूरू में, काला गोरा बेरो सवाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में, धनौक माता भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर क्या आएगा 39 में? चार चौमा। देखो काला गोरा भैरव तो सवाई माधोपुर में सही है, बीजासन माता बूंदी में, ये भी इंपॉर्टेंट भी अभी की बजट में इसमें जो रोपवे स्थापित करने की बात की गई है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीजासन माता बूंदी में है, धनौक माता भीलवाड़ा में है। लेकिन ये जो चार चौमा है ये चूरू में स्थित नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं अपन। हाँ ये आ गया, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया? देखो पूरे 33 के 33 जिलों का अपने को शुभंकर याद होना चाहिए, क्योंकि 50 जिलों का तो अभी तक आया नहीं है, तो 33 जिलों का तो याद रखना अपने को। तो इसने बोला दौसा जिले का शुभंकर किसको घोषित किया गया है, ये बताओ आप। तो दौसा जिले का कौन सा आएगा इसमें? खरगोश आएगा। कौन सा आएगा? खरगोश आएगा, क्योंकि किलकिलाता हनुमान गढ़ का ये मेरे को ध्यान है। और इसके बाद में खरगोश आएगा। कौन सा आएगा? खरगोश। दौसा जिले का शुभंकर कौन है? खरगोश है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। ये उड़ान योजना करंट का आ गया उस टाइम का। इसके बाद में ये भी करंट है। हाँ ये राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते पारित होते हैं। हाँ ये अपना पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 45। राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते भारित होते हैं, यानी कुल मिलाकर के राज्यपाल का खर्चा कौन उठाता है? देखो भारत की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की संचित निधि। तो भारत का लेना देना तो है ही नहीं राज्यपाल से, तो राज्यपाल का जो खर्चा कौन उठाएगा? राज्यपाल का खर्चा उठाएगा राज्य की संचित निधि। देखो आकस्मिक निधि का तो मतलब होता है कि जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है वो होती है, तो संचित निधि से इन सबका भत्ता दिया जाता है। ज़्यादातर 90% भत्ता राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, ये भी करंट का आ गया। हाँ ये आ गया, देखो ये आया 47। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? देखो ये आ गया, संत संप्रदाय से आ गया फिर से। तो दादू पंथ से संबंधित नहीं है, ये बताना अपने को। तो अर्णबवाणी, दादू खोल, अलग दरीबा, नरेणा। देखो नरेणा अपने को ध्यान ही है, मुख्य पीठ है। दादू खोल नाम में छुपा हुआ है। अलग दरीबा भी इन्हीं से संबंधित है। कौन सा नहीं है? अर्णबवाणी। जहाँ तक मेरे को याद है अर्णबवाणी जाम्बू जी से संबंधित है, ठीक है। तो दादू पंथ जी से कौन संबंधित नहीं है? दादू जी से अर्णबवाणी संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये आ गया फिर से। देखो कितने क्वेश्चन आए संत संप्रदाय से। ये पूछ रहा है कि इसके मुख्य पीठ को मिलाओ।
तो सबसे पहले देखो ये राम स्नेही संप्रदाय सापुरा ऐसे आ रहा है, तो उदड़ संप्रदाय दांतड़ा, ठीक है। परिणामी संप्रदाय पन्ना, निरंजनी संप्रदाय गाड़ा। याद कैसे करेंगे, देखो राम स्नेही संप्रदाय तो सबको याद रहता है, उदड़ से दांतड़ा, दड़ दड़ दांतड़ा याद रहेगा, पर पैसे परिणामी और पन्ना, ठीक है, एक ही याद रखना, निरंजनी का गाड़ा, ठीक है। तो ये सम्मिलित हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 49। तो ये भी करंट का नहीं मान सकते, इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मानते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 किस माह में आयोजित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा माह है? अक्टूबर माह। कौन सा है? अक्टूबर माह। मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 किस माह में आयोजित किया गया? तो कौन से माह में? अक्टूबर माह में मारवाड़ उत्सव वर्ष आयोजित किया गया। इसके बाद में फिर ये थोड़ा सा करंट के आ गए क्वेश्चन। करंट के आने के बाद तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 52 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और बाकी सभी क्वेश्चन कौन से थे? राजस्थान जीके के थे। चलो अब दूसरे पेपर में बढ़ते हैं। इससे पहले आप ये भी बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे। मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट थी, ज्योग्राफी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले पेपर पे बढ़ते हैं। ये भी अपने जो रीट एग्ज़ाम हुई थी लेवल 2 वाली 2022 जो पेपर था 2023 में एग्ज़ाम हुई थी, वो तो हुआ था 3 मार्च को, ये हुआ 28 फरवरी को। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका भी अपन जिक्र कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आया है, देखो राजस्थान के ज़िले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। ये डेजर्ट सर्किट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। बट डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग कौन है? अपन सोचते हैं डेजर्ट में कौन आते हैं? जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, लेकिन इन चारों में से 3 ही होते हैं, ठीक है। तो अब बीकानेर हटाएँ या फिर बाड़मेर हटाएँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना। तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर, लाइक कौन सा आएगा डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत। तो इसमें याद रख लेना आप बाड़मेर को हटाएंगे, ठीक है। और वैसे तो अपन बाड़मेर को नहीं हटाते ज़्यादा, अगर बीकानेर को ही हटाते हैं। तो इसका जो डेजर्ट सर्किट है उसका मुख्य भाग कौन है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। बाड़मेर नहीं आएगा, ठीक है। तो डेजर्ट सर्किट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अगला बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो टोंक की प्रसिद्ध चारवेद लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? देखो अभी पिछले वाले पेपर में क्या पूछा था? चारवेद लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अब इसमें पूछ लिया चारवेद लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, करीम खान नियंग, महमूद खां, अकबर नियंग और फिरोज खां नियंग। इसमें आपको पता है कि या तो करीम खान नियंग आएगा, फिरोज खां नियंग आएगा। तो आप बताओगे कौन सा आएगा? इसमें आंसर आएगा करीम खां नियंग, ठीक है। तो प्रारंभ तो करीम खान नियंग ने किया था और प्रसिद्ध फिरोज खां नियंग के टाइम पे हुआ था। तो याद कैसे रखेंगे अपन? चारवेद लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? करीम खां ने, ठीक है। किसने कहा था? करीम खां ने इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार, जनगणना क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक है। देखो सबसे पहले तो लिंगानुपात पूछा, ठीक है, और शहरी जनसंख्या लिंगानुपात पूछ रहा है, और कौन से जिले के अंतर्गत सर्वाधिक रहा है ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो टोंक जिले का, ये हमारा जिला आ गया भाई। टोंक जिले में शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कौन से ज़िले में? टोंक जिले के अंतर्गत, ये भी याद रख लेना आप। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, रीड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा किसके मध्य स्थापित की गई? यानी कि ये पूछ रहा है कि रीड कोर एक मतलब ये मान लो कि एक समझौता था जिसमें 50-50 डिसाइड किया गया था। तो ये किसके बीच में होता है? राजस्थान सरकार और कौन सी संस्था के बीच में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ILFS। कौन सी है? ILFS के बीच में। तो 3 संस्थाएं हो गई, कौन सी हो गई? एक तो IL और एक FS और राजस्थान सरकार, ठीक है। IL और FS के बीच में कौन सी? रीड कोर इनके बीच में हुई थी, ठीक है। देखो इसमें हाँ वैसे तो अपन इसके स्पेलिंग देखें ना, उससे भी पता चल जाएगा नहीं संस्थाओं का, तो वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है? बच्चा ही क्वेश्चन कर देगा, माउंट आबू में, ठीक है।
राजस्थान में सर्वाधिक बरसात कहाँ पर होती है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? देखो रीट के पेपर में, पिछले पेपर में एक भी आभूषण से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आ गया। मुर्की आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सबसे पहले मुर्की नहीं जानते क्या? पुरुष पहनते हैं मुर्की, मुर्कियाँ का नाम है, क्या पहना जाता है? का नाम है। ठीक है, तो मुर्की आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? देखो किशनगढ़ चित्रशैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनी ठनी वाला चित्र आ जाता है इसमें, इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने पूछा कि किशनगढ़ चित्रशैली को स्वतंत्र स्वरूप, यानी कि इसको अलग से जाने लगा था, किसके काल में ऐसा हुआ था? तो आपको पता ही है, राजा सामंत सिंह के काल में ऐसा हुआ था, क्योंकि अपने को सबको पता है कि सामंत सिंह के काल में ही जो बनी ठनी का चित्र था वो भी बनाया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। अब देखो, वैसे तो कंगा लिखते हैं इसको, लेकिन कंगा अपन नहीं जानते कि बाल बांधने वाला कंगा, तो ये एक प्रकार का क्या था उस टाइम पे? देखो जूता तो है नहीं, वस्त्र भी नहीं है, आभूषण पगड़ी, तो इसका आंसर आएगा आभूषण। सॉरी, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, आभूषण नहीं है ये, खंगा अलग चीज़ है, खंगा पगड़ी का नाम है ये। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, पगड़ी थी ये, क्या थी? पगड़ी थी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया मेरा, गलत हो जाता भी। तो खंगा एक प्रकार का क्या थी? पगड़ी थी, पगड़ी का नाम है खंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। लौटता मानसून मतलब मानसून कब वापस आता है? देखो जुलाई से सितंबर में तो आता ही है, मार्च से जून में गर्मियाँ बढ़ती है, फिर आता है जनवरी से मार्च में, होता ही नहीं है, अक्टूबर से दिसंबर तक लौटता हुआ मानसून, यानी वापस कब लौटता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है युद्धों में से। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? राव जोधा शेरशाह सूरी, राव मालदेव शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा। देखो गिरी सुमेल से शेरशाह सूरी तो याद रख लेना। अब इसके बाद में जोधा के बीच में होता है, मालदेव के बीच में होता है, तो आपको याद रखना ये मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? परेवार बालू का पत्थर में स्थित है, यानी कौन से ज़िले में ये परेवार बालू का पत्थर है? ये कोई पत्थर है, ये मिलता है। परेवार बालू का पत्थर कौन से ज़िले में मिलता है? तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर ज़िले में। देखो बालू का स्तूप भी ज़्यादा अगर जैसलमेर में ही है, तो बालू का पत्थर भी कौन सा? परेवार वाला। कौन सा? परिवार वाला। तो परिवार वाला बालू का स्तूप कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? यानी किसमें बड़ा नगाड़ा इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें बड़ा नगाड़ा इस्तेमाल किया जाता है? बताओ भाई। अग्नि नृत्य, नाडिया नृत्य, बम नृत्य, गिंदड़ नृत्य, कौन से में बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है? तो ये याद रख लेना, बम नृत्य के अंतर्गत बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? अलवर भरतपुर में, मेवात क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा? रसिया गीत गाते हुए, जब नई फसल कट के आती है ना, तो रसिया गीत गाते हैं भगवान को याद करते हुए, और बम नृत्य किया जाता है। ठीक है, और बड़ा नगाड़ा बजाते हैं इस दौरान। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है, संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर है? प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर हो, और वो भी द्वितीय स्थान पर। कौन से स्थान पर? द्वितीय स्थान पर। अधिकतर अपन फर्स्ट स्थान याद रखते हैं, लेकिन द्वितीय स्थान पर पूछ रहा है ये प्रतिशत की दृष्टि से। ये देखो एक बार और पढ़ लेते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आएगा प्रतापगढ़ में। कहाँ पर आएगा? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में द्वितीय सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था।
भाई गोविंदगिरी 1911 और 1912 में कहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो आपको ये ध्यान ही होगा गोविंदगिरी के बारे में पढ़ते हैं तो बेड़सा में गोविंदगिरी कार्यरत थे। ठीक है, इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, ये तो हमेशा याद रख लेना आप। ठीक है, 1883 में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, तो इसका आएगा परोपकारिणी सभा की। देखो किसने की थी, उदयपुर में की थी, ये भी याद रख लेना। तो कई बार यही पूछ लेता परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर की थी, उदयपुर में। कब की थी, 1883 में। तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 16। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो उम्मेदगंज नाम से पता चल रहा है उम्मेद सिंह जी के नाम से हैं, तो उम्मेद सिंह जी कहाँ के शासक थे, कोटा के। क्योंकि कोटा का जो दशहरा का मेला प्रसिद्ध हुआ था वो भी किसके काल में हुआ था, उम्मेद सिंह जी के काल में हुआ था। प्रारंभ किसके काल में हुआ था, माधव सिंह जी के काल में हुआ था। तो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र भी कहाँ पर हो गया, कोटा में हो गया। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान, अगला क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किसने की। देखो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी कि सन पूछ रहा है भाई, पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके अपन, 1952, 1964, 1972 और 1973। तो इसका आंसर आएगा 1964। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आएगा, 1964। तो राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। ठीक है, 64 में पथ परिवहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो अपने तो तीज त्यौहार बावड़ी, लेवडुबी, गणगौर, ये तो अपने को पता भाई। श्रावणी तीज से त्यौहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर से समाप्त होते हैं। ठीक है, गणगौर से समाप्त होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजसमंद का मोलेला गाँव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो मोलेला गांव कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। और राजसमंद का ये जो मोलेला गांव है किस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है भाई, मरण शिल्प के लिए, काष्ठ कला के लिए, मांडन शिल्प के लिए, पटचित्र के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं तो राजसमंद का जो मोलेला गांव है ना, यहाँ पर मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती है, जिसको अपन पद्धति बोलते हैं टेराकोटा पद्धति। तो ऐसे पूछ लेता है टेराकोटा पद्धति का संबंध कहाँ से है, तो राजसमंद जिले से। और मिट्टी को क्या बोलते हैं, मरण शिल्प। कौन सी है, मरण शिल्प। तो राजस्थान का जो मोलेला गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है, मरण शिल्प के लिए, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की बनाई जाती है इसमें मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। सबसे ज़्यादा अति आर्द्र जलवायु मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अति आर्द्र जलवायु, सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है बताओ। देखो जयपुर में होती है, भरतपुर में होती है, अजमेर में होती है, फिर झालावाड़ में होती है। तो झालावाड़ में अति आर्द्र, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो सबसे पहले 1 मिनट सेट कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21, रणकपुर का चौमुखा मंदिर। देखो रणकपुर कहाँ पर है, पाली में। चौमुखा मंदिर को समर्पित है, यानी किसको समर्पित है चौमुखा मंदिर। रणकपुर में अपने को पता है 5 मंदिर है, उसमें से एक मंदिर है जिसके 4 मुख है, तो उसको चौमुखा मंदिर कहा जाता है। तो ये किसको समर्पित है, यानी कि किसके लिए समर्पित है। तो वैसे तो ये चौमुखा मंदिर में मतलब क्या है कि इसमें आंसर क्या है, इसने अंतिम को जो आंसर किया है थी ना लास्ट में, वैसे तो ऋषभ देव जी है, लेकिन इस पर कुछ डाउट था तो आंसर की में करेक्शन भी हुआ था। तो इसको एक बार घोड़ा कर लेना आप 21 को। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है। वैसे तो ऋषभ देव जी आंसर आना चाहिए इसमें, क्योंकि नेमिनाथ जी, आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, ये सब भी इन्हीं के रूप है। तो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो देखो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर जिले की। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो नए जिलों के अनुसार ब्लू पोट्री कहाँ की आ जाएगी, दूदू की। ठीक है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाएगी, दूदू की मानी जाएगी। तो इसने पूछा कि ब्लू पोट्री की शुरुआत किसके काल में हुई थी, यानी किसने ब्लू पोट्री की शुरुआत की थी। तो सवाई राम सिंह के काल में। किसके काल में, सवाई राम सिंह के काल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। सवाई राम सिंह के काल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला। गोल चैत्य का मतलब कुछ भी नहीं है, गोल गोल मंदिर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो गोल चैत्य की बात की जाए, बेराट सभ्यता, एक ही ध्यान रखना, बेराट सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था।
तो देखो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें औरंगजेब ने, जो मुग़ल शासक था, उसने जसवंत सिंह को हराया था? जल्दी बताओ। धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत के युद्ध किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में हुआ था। कौन हारा था? जसवंत सिंह हारा था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया था। धर्मत का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनजाति से 25वां क्वेश्चन। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। डामोर डैश है, डामोर डैश है डूंगरपुर। अब डूंगरपुर दो ऑप्शन में, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा टोंक, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। तो करीबी कौन है? डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। सीधा कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो डैश है डामोर, डैश है डूंगरपुर। कहाँ की जनजाति कहाँ की निवास करती है? डूंगरपुर में निवास करती है मुख्यतः। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। देखो सबसे पहले पाई तो जाती है कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन आता है? कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। तो यहाँ पे देखो कोटा बूंदी में तो पाई जाएगी, बीकानेर चूरू कहाँ पर आ जाएगी? बीकानेर चूरू में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था? देखो ये मतलब योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भूगोल में क्वेश्चन पूछता है या इकोनॉमिक्स में पूछ लेता कई बार। तो मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष में स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1977 से 1978 के बीच में, यानी 77-78 में ये मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? अपने को पता है भाई, जालोर के शासक कौन था? कानड़देव प्रबंध कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी या संघर्ष हुआ था, इसके बारे में कौन से ग्रंथ से अपने को जानकारी मिलती है? तो इसके ऑप्शन देखो, मैंने खुद ने आंसर दे दिया शायद। कानड़देव प्रबंध, पद्मावत, दलपत विलास, हमीरठ। हमीरठ में तो अमीरदेव चौहान की बातें हैं। पद्मावत में अपने को पता ही है भाई, राव रतन सिंह फिल्म देखनी सबने। इसमें आएगा कानड़देव प्रबंध, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और जालोर का शासक कौन था? कानड़देव प्रबंध। उनके बीच में संघर्ष हुआ था। तो ये किताब भी कानड़देव प्रबंध भी, ठीक है, पद्मनाभ की किताब है ये, ग्रंथ मतलब पद्मनाभ का ग्रंथ है ये कानड़देव प्रबंध। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। आरोही और अवरोही आप जानते हो, आरोही में बढ़ता हुआ, अवरोही में घटता हुआ। तो अपन बोलेंगे सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से ज़िले का है? तो अपने को पता है तो भाई सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से ज़िले का है, ये पूछ रहा है। 2000 के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम, बढ़ते से घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आएगा अलवर, फिर धौलपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर कोटा। ठीक है, तो अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना तुम। तो अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, ठीक है, इनको अवरोही क्रम में जमाना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास, यानी कि जो भी जनजाति के जो क्षेत्र है उनका विकास करने के लिए जो विभाग था उसकी स्थापना कब की थी? तो 1975 1975 में। कब? 1975 में जनजातीय क्षेत्रों का विकास करने के लिए विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? गागरोन के राजपूत शासक कौन थे, यही पूछ रहा है बस। तो संत पीपाजी की छतरी वहीं पर, गुफा तो यहाँ पर क्या टोडा राइसिंग में, टोडा टोंक में। ठीक है, तो गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? संत पीपाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? उदयपुर जिले में प्रवाहित ही नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी है? साबरमती है, सोम है, पार्वती है, झाखम है। कौन सी नदी उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है? तो साबरमती नदी तो प्रवाहित होती है। ठीक है, उद्गम यहीं से होता है, फिर ये गुजरात में निकल जाती है। सोम भी प्रवाहित होती है, झाखम भी प्रवाहित होती है, पार्वती प्रवाहित नहीं होती है। पार्वती उधर की साइड रह गई, कहाँ की? हाड़ौती क्षेत्र में। तो पार्वती उदयपुर जिले से प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? देखो, लकड़ी की पहाड़ी यानी कि बहुत सारी लकड़ियाँ इसमें, और घाटियों की भूमि यानी पेड़ पौधे खूब है, और घाटियों की भूमि यानी घाटियाँ हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो कौन सी ऐसा ज़िला है जिसको घाटियों की भूमि और लकड़ी की पहाड़ी कहा जाता है? तो इसमें आएगा बारा। कौन सा ज़िला आएगा?
बारह जिला को घाटियों की भूमि कहा जाता है। घाटियों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से चंबल नदी गुजरती है, तो घाटियाँ बनी हुई है इसमें बहुत सारी। अपने को पता ना घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ियाँ भी इसी में हैं। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि किसको कहा जाता है? 12 जिले को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिन, ये करंट के आगे देखो क्वेश्चन, अब करंट के आगे क्वेश्चन, ये करंट के आप देख लेना, अपने को तो अभी की वर्तमान की करंट पढ़ के जानी है। ठीक है, ये भी करंट के क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 38। देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जिला और शुभंकर को मिलान करना अपने को, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जयपुर का चीतल, पाली का तेंदुआ, सवाई माधोपुर का बाघ, कोटा का घड़ियाल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जयपुर का चीतल सही है, पाली का तेंदुआ सही है, सवाई माधोपुर का बाघ सही है, रणथंभौरी जैसे। कोटा का घड़ियाल ये गलत हो गया, कोटा का घड़ियाल फेमस नहीं है, यानी शुभंकर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये फिर से करंट का आ गया। इसके बाद में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, ये भी करंट का आ गया। कुसुम योजना करंट आ गई। इसके बाद में ठीक है, ये भी हो गया। कौन सा एक बे कमांड कंट्रोल सेंटर, ये भी हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? तो ये करंट का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अपने को याद रख लेना भाई, बेर की किस्म नहीं है। तो इसमें आएगा गोमा ऐश्वर्य, यानी गोमा कीर्ति भी है, थार सेविका भी है, थार भूगराज भी है, गोमा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य राय कौन नहीं है? बेर नहीं है, ऐश्वर्य राय से कोई बेर नहीं है, ऐसे याद रख लेना तुम लोग। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है अपने पास, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? ये तो डाउट हो गया था, क्वेश्चन लेट हो गया था राजस्थान। ठीक है, ये भी करंट के हो गए। इसके बाद में अगला पेपर, तो दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको 2 पेपर सोल्व कराए हैं मैंने रीट एग्ज़ाम के। ठीक है, दोनों के दोनों पेपर को आपको पूरा सोल्यूशन करा दिया। अब आप इनमें से ये देख लेना कि आपको किस में डाउट है या कौन से सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके सेकंड पार्ट में आगे और पेपर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोज़ है उसकी बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।